शो। मैं पहले अर्ज़ कर दूं कि अगर आपने मुझसे रब्ता करना है, ईमेल एड्रेस आता है द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे ईमेल कर दें। आई गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। पेशेंटली आप वेट करते हैं टेलीफोन कॉल्स में। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर। हेलो। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तारक साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सर। अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली मेरे पास 2 क्वेश्चन है हुए। थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल पूछिए। 2015 जनवरी में मैं एफएलआर एफपी अप्लाई करा था। मैं स्टूडेंट पे आया था 2009 में। और 2000 सॉरी आपकी आवाज़ बीच में 3 कट बच्चे गई। हैं, ब्रिटिश है। सॉरी अब दोबारा आपकी आवाज़ कट गई थी। मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि आपने एफपी अप्लाई किया जनवरी 2015 में। जी 2015 जनवरी में एफएलआर एफपी करा था मैं। फिर 2015 दिसंबर में होम ऑफिस वाले मुझे बुलाए। बोले के डिसीजन देने आ रहे हैं बोल के। तो मैं और मेरे पार्टनर और बच्चों के साथ गया था मैं। तो वहां पर गए बाद वो लोग क्या बोले, मुझे डिटेन करते बोले, क्योंकि हम लोग साथ में नहीं रह रहे। ये लोग सिंगल मदर है, जो पार्टनर में ये वो सिंगल मदर है, वो रिफ्यूजी में रह रही थी। तो होम ऑफिस वाले बोले कि आप साथ में रहना शुरू करो, फिर हम आपको डिसीजन देते बोले। तो पिछले 11 महीने से हम लोग साथ में रह रहे हैं। इनका इंग्लिश डिवोर्स 2016 जनवरी में हुआ। तो मैं रजिस्टर मैरिज के लिए गया था। तो होम ऑफिस वाले 70 डेज बोले। तो इन्वेस्टिगेशन का टाइम हो गया, मगर कुछ भी डिसीजन नहीं मिला। फिर और एक लेटर भेजे 2 दिन पहले, बोले कि फिर से आप रजिस्टर ऑफिस को जाके फिर से रिक्वेस्ट करो मैरिज के लिए, हम लोग फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे बोले। तो मैं कल ही जाके रिक्वेस्ट करके आया मैं। और बेसिकली मेरा वो लोग राइट टू वर्क कैंसिल कर दिए। पिछले 11 महीने से मैं साइन इन पे जा रहा हूँ मैं। तो बेसिकली फैमिली है, बच्चे है, मुझे राइट टू वर्क भी चाहिए। मैं काम नहीं करूँ, घर पे हूँ। आजकल होम ऑफिस का रेट भी ज्यादा पड़ रहा है। ये सर्कमस्टेंसेस में क्या करना चाहिए मुझे? आपकी वाइफ रेफ्यूजी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है स्टेटस? नहीं, इंडेफिनिट है उनके पास, मगर उनका हस्बैंड से सेपरेट है पिछले 3 साल से। तो उनको काउंसिल वाले रेफ्यूजी में रखे थे, काउंसिल का घर देने के लिए। डिवोर्स नहीं हुई उनकी? हो गई, अभी हुई, रिसेंटली जनवरी में हुई। ओके। और ये बता दें कि उनके जो बच्चे हैं वो पहली रिलेशनशिप से ही आपके साथ हैं? नहीं, पहली रिलेशनशिप के साथ। मेरे साथ कोई बच्चे नहीं है। ओके। उनके 3 सीजरिंग ऑपरेशन हुए, मगर अब 4th की। ठीक है, मैं अर्ज कर देता हूँ। ठीक है, वो इतना मैं किसी और वजह से पूछ रहा था। देखें, जहाँ तक बात आती है कि होम ऑफिस क्या कर रहा है आपके केस के साथ, आई थिंक पहले इसलिए रुके हुए थे क्योंकि आपको जिस तरह पता है कि उनकी डिवोर्स नहीं हुई थी और आप लोग इकट्ठे नहीं रह रहे थे। तो दे हैड एन इशू कि वो आपको पार्टनर डेफिनेशन के तौर पे किस तरीके से रिकग्नाइज़ करें। बिकॉज पार्टनर के लिए या तो आपकी रिलेशनशिप में आप रह रहे हों या आप शादी करने लगे हों, वो चीज़ें आती हैं। फिर बच्चे आपके नहीं हैं, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ आपकी पेरेंटल रिलेशनशिप है बच्चों के साथ, तो वो भी मैटर करता है। ऑल इन ऑल आपका केस इतना वीक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि अगर आप साथ रहना शुरू कर लें और शादी कर लें तो बात डिफरेंट हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स अगर बच्चों की पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर करते हैं अपनी पार्टनर के साथ, तो भी बड़ा रेलिवेंट फैक्टर है। ये ना घबराएं कि होम ऑफिस टाइम कितना ले रहा है। ये शुक्र करें कि आपको डिटेन नहीं किया हुआ है और तंग ज़्यादा नहीं कर रहे। आराम से आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं और विद ड्यू टाइम आपका केस भी हो जाएगा। अभी बिल्कुल अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा करें, इंटरेस्ट रजिस्टर करें शादी के लिए और रिपोर्टिंग करें और सब्र से काम लें। देखें, ये भी बड़ी बेहतरी अल्लाह ताला की कि डिटेन नहीं किया हुआ, वरना और लोगों को और भी बड़ी परेशानी है। तो इट सीम्स लाइक आपका एक अच्छा फैमिली यूनिट है। इकट्ठे रहें एंड वेट फॉर योर टर्न, और फिर प्रॉपर जब आप अपनी इमिग्रेशन कवानीन के अंदर उतरते हैं, मेक एन एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आमिर बात कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है अबाउट, मेरे पास लीव टू रिमेन है और 2.5 साल की ये मुझे मिली है और मुझे मेरी एक्सटेंशन है अभी 2 महीने के बाद। तो ये जो लीव टू रिमेन मुझे मिली थी मेरी बच्ची के बिहाफ पे, ब्रिटिश मेरी बच्ची है और मेरी इंग्लिश वाइफ उनके बिहाफ पे। सर सवाल ये है मेरा कि अभी जो मैंने एक्सटेंशन के लिए डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो एक तो वो काइंडली मुझे बता दें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट करवाने हैं और कौन सा लैंग्वेज कोर्स, मैंने कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना है मैंने। और दूसरा ये है कि वाइफ जो है मेरी वो बेनिफिट पे है और हम काउंसिल के घर में रहते हैं। और बेनिफिट जो मेरी वाइफ ले रही ESA और PIP पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट है वो ले रही है, काम नहीं करती वो। और मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ क्योंकि लुक आफ्टर करता हूँ उनकी वाइफ की भी और बच्चे की भी। तो जो पार्ट टाइम है मेरी वो वेजेस स्लिप में ले रहा हूँ।
तो इसके लिए कोई मैं अभी वरी ये कर रहा हूँ कि कोई पार्ट टाइम करने से कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा मेरी एक्सटेंशन पे कि फुल टाइम, और मैंने कोई टैक्स भी पे नहीं किया। मैं अर्ज कर तो देता हूँ। थैंक यू आमिर। कौंसल का घर है, वो जो पेमेंट है, हाउसिंग बेनिफिट है, हम चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी ले रहे हैं। आपके पास तो पहले उससे कौन सा कोई वीज़ा था आमिर, ये इस वीज़ा 2.5 साल का मिलने से पहले? एक्चुअली मैं विजिट पे था मैं ठीक और मैं समझ गया विजिट पे आमिर। फिर मैंने टच किया था लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर मैं दिया था। आमिर, मुझे बताने की और ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया। मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं ओके जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। आमिर। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि ज़ाहिर बात है कि कहीं आपको स्पाउसल वीज़ा तो नहीं 2.5 साल का मिला, लेकिन लगता ये है कि आपको प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ वाला वीज़ा मिला है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब आपने बोला मैं विज़िट पे, मैंने क्यों आपको रोक दिया, क्योंकि मुझे पता है कि विजिटर वीज़ा से स्विचिंग अलाउड नहीं है स्पाउस पे। तो आपको बीच में आपका पीरियड ओवर स्टे हुआ होगा या आप एलिजिबल नहीं होंगे स्पाउस वीज़े के लिए, तो उन्होंने फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की बेस पे शायद आपको वीज़ा दिया है। उस वाली बेस पे आपको इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप 5 ईयर रूट के ऊपर हैं टू सेटलमेंट। वो बच्चों की वजह से कभी कभी देते हैं, लेकिन वो पेरेंटल रूट होता है। लेकिन आप फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ में तो अगर अपना लेटर देख लें तो उन्होंने शायद आपको 10 ईयर रूट पे डाला हुआ है, तो उसमें फिर इंग्लिश टेस्ट का इतना इशू नहीं है। और ना ये जो बेनिफिट आप क्लेम करें, जो आपकी वाइफ की इंटाइटलमेंट है, उसका इशू है। तो आप इस बात से ना घबराएं, वो आपको इस बेस पे वीज़ा देंगे अगर आपका जो फैमिली यूनिट है, जो शुरू में था कि आपकी बेटी ब्रिटिश है, आपकी वाइफ इंग्लिश है, आप एक फैमिली यूनिट की तरह इस कंट्री में रह रहे हैं, एज लॉन्ग एज ये कंडीशंस आप मीट कर रहे हैं, वो आपको इंशाल्लाह ताला मोस्ट लाइकली एक्सटेंशन देंगे और डिस्क्रेशन आपके फेवर में अप्लाई करेंगे। जो सख्ती अप्लाई होती है वो हैं स्पाउसल एप्लीकेशंस के अंदर, कि जहाँ अगर आप रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड ले लेते हैं तो वो ये देखना चाहते हैं कि टाइटलमेंट थी या नहीं थी। लेकिन आपका तो ऑलरेडी फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के अंदर है, जो थोड़ा सा ऑल तो इमिग्रेशन रूल के अंदर है, लेकिन थोड़ा रिजीम से बाहर आ जाता है, तो उसमें थोड़ा आर्टिकल 8 एंड ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट आ जाता है, तो उसमें ये थोड़ा सा अंडर द कवर हो जाती हैं ये चीज़ें जो आप क्लेम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे मेरा क्वेश्चन ये है भाई कि मैं यहाँ पर एज ए डिपेंडेंट हूँ और जो मेरे हस्बैंड हैं वो उनका अभी पासपोर्ट गया हुआ है इंडेफिनेट के लिए, मेरा भी लिहाजा एक्सटेंशन के लिए गया हुआ है। तो मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और मेरी डिलीवरी है अक्टूबर में जी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन मेरे पास आए, तो उसके लिए वो अप्लाई करें, कैसे करें, मतलब लाइक ऑन हर बेस, या हम तो स्पॉन्सर कर नहीं सकते, कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? ठीक है, थैंक यू जी। और अपने बेटे का भी वो अप्लाई करना चाहती हैं साथ ना, उनका बेटा 12 साल का है, तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए, तो वो हम अगर स्पॉन्सर करें तो कैसे करें? और मतलब वो अगर अपनी टाइज दिखाएं, उनके पास एज सच सिर्फ सेविंग्स हैं और ये वो इनकम लाती हैं ऐसे, तो वो कैसे उसको शो कर सकती हैं? और मैं अगर बताऊं कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं टेम्पररी रेजिडेंट बताऊं, क्या बताऊं उनको? तो थोड़ा बहुत वो अगर मेरा डाले भी तो कैसे करेगी जी? मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, जहाँ तक बात है, आपका बिल्कुल लीगल स्टेटस है इस कंट्री में, बिकॉज ऑल्दो अगर आपका वीज़ा ख़त्म भी हो गया और आपने अप्लाई की हुई एक्सटेंशन, दैट मीन्स यू लीगल इन द कंट्री थ्रू सेक्शन 3C, तो बिल्कुल आप स्पॉन्सर कर सकती हैं। और स्पॉन्सरशिप में आप बता सकती हैं कि मेरा घर है और मैं अपनी बहन को यहाँ रखूँगी। जहाँ तक बात है उनकी एप्लीकेशन की, बिल्कुल जो मैं शो में पहले भी बोल चुका हूँ, उनको अपने फाइनेंशियल एंड फैमिली सर्कमस्टांसेस दिखाने हैं कि किस तरीके से वो अपना गुजारा। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट नहीं है उनकी पाकिस्तान में, भाई लेकिन अगर आप किसी घर में रहते हैं, खर्चा पानी किसी तरीके से तो चल रहा है कि उस बंदे का, वो आप सारा प्रूफ करें, उनको दिखाएं डॉक्यूमेंट के साथ। कैश पे चल रहा है तो उसकी एक्सप्लेनेशन दें, यानी कि डिटेल लिख वुक के, तो वो एज लॉन्ग एज अपने फैमिली एंड फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस डिस्क्लोज करते हैं एप्लीकेशन में, दैट मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन। एंड ऑफ कोर्स ये ज़रूर मेंशन करें कि वाई वुड दे गो बैक टू पाकिस्तान, और अगर बहुत देर बाद ट्रिप मारें तो उसकी रीज़न बताएं, या पहली दफ़ा ट्रिप मारें तो उसकी एक्सप्लेनेशन दें। बट इन शॉर्ट बिल्कुल आप स्पॉन्सर कर सकती हैं, और फिर जितने ज़्यादा वो डॉक्यूमेंट अपने फाइनेंशियल एंड फैमिली सर्कमस्टांसेस के लगा सकती हैं वो लगाएं। डज़ नॉट मैटर बैंक में कितना पैसा है, एक बंदा अगर पाकिस्तान में रह रहा है, किसी तरीके से तो खा पी रहा है, वो सारा एक्सप्लेन करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो वाई लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट सोचते हैं कि नहीं जी बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। दे डोंट गेट इम्प्रेस्ड विद दैट, दे वांट टू सी कि बंदे के जेन्युइन हालात क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं जमाल बात कर रहा हूँ लंदन से। जी जमाल। ताई भाई, मेरा क्विक क्वेश्चन है आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। मैंने अपनी मदर का वीज़ा अप्लाई किया था 2011 में आर्टिकल 8 के ऊपर। एक्चुअली मैं और मेरा भाई यहाँ पे 10 इयर्स रूट पे हम दोनों को ILR मिला, और मेरे 2 बच्चे हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है। तो मुझे नए लॉस तो पता है, एल्डरली डिपेंडेंस से रिलेटेड बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं।
मगर मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है पाकिस्तान में, हमारा कोई घर वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से मैंने उनका वीज़ा अप्लाई किया, आर्टिकल 8 पे वो रिफ्यूज़ हो गया आफ्टर 4.5 years। तो अब उन्होंने मैं राइट ऑफ अपील दिया था, हमने अपील किया जिसकी हेयरिंग नेक्स्ट मंथ है। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें अल्टरली डिपेंड, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है, उनको शी इज अस्थमेटिक और उनको बैक प्रॉब्लम है और कोई मेमोरी प्रॉब्लम्स भी हैं, और पाकिस्तान में कोई उनका क्लोज रिलेटिव नहीं है, हम दोनों भाई यहाँ पे हैं और मेरी सिस्टर कनाडा में है। तो मुझे अपील में जो अपील नेक्स्ट मंथ है उसमें मुझे कैसा केस प्रेजेंट करना पड़ेगा और चांसेस क्या हैं उनके केस? मुझे बता दो, आपने 2011 में जब अप्लाई किया था तो उस वक्त सेटलमेंट एप्लीकेशन डाली थी? आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट्स के ऊपर डाली थी। नहीं, जब आपने अप्लाई किया होगा, चलें वो आप शायद आप मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो रहे हैं, आपने जब सेटलमेंट अप्लाई किया होगा ना तो कोई वीज़े की किस्म डाली होगी, उसमें आर्टिकल 8 नहीं आ सकता, उसमें आपने कोई इमिग्रेशन रूल में से वीज़ा निकाला होगा, सेटलमेंट या विजिट, और आर्टिकल 8 तो आपने अपील में रेस किया। तो शायद मैं रिक्वेस्ट में बयान कर देता हूँ, डोंट वरी जमाल, थैंक यू। देखिए जवाल, जहाँ तक बात आती है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे केस में क्या मेरिट होगा, वो विद ड्यू रिस्पेक्ट जब तक मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ सकता मैं नहीं बता सकता। इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ। अर्ज़ ये है कि ऐसा कोई आर्टिकल 8 की एप्लीकेशन एंट्री क्लियरेंस की नहीं होती, वो आप इमिग्रेशन रूल के अंदर अप्लाई करते हैं और साथ आर्टिकल 8 भी डाल देते हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि इमिग्रेशन रूल के तहत आपने कौन सी एप्लीकेशन डाली है, लेकिन अगर आपने 2011 से पहले डाली है तो उस वक्त कानून होता था ये पेरेंट्स को बुलाने के डिफरेंट तरह के एज़ कम्पेयर टू नाउ, तो शायद उनके तहत डाली है। तो कहने का मतलब है कि जब आपकी अपील आएगी तो वो वही वाले कानून लागू होंगे जब आपने एप्लीकेशन डाली है जो अप्लाई होते हैं। अब उन कानून के हिसाब से होम ऑफिस की सर्टन गाइडलाइन है जिसको फॉलो करना होता है, और एज लॉन्ग एज आपने उस गाइडलाइन के हिसाब से जवाब बनाए हुए हैं देन ऑफ कोर्स यू हैव एन आर्ग्यूबल केस। और एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली जिससे मैं अग्री नहीं करता, आपने कहा जी कि अब रूल बड़े टफ़ हो गए। देखें, रूल कभी टफ़ नहीं होते, अभी भी बिल्कुल टफ़ नहीं, बल्कि पहले वालों से ज़्यादा आसान रूल हो गए हैं कि जी एज और इलनेस की वजह से पेरेंट्स को बुला रहे हैं। पहले तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी शो करनी पड़ती थी जो कि ज़्यादा बड़ा हेडेक था, बिकॉज हर एक के पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के अंदर, मेजॉरिटी के पास। तो अभी इतना टफ़ नहीं है रूल। लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि वो रूल्स को पढ़ते नहीं हैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रूल्स को जाके पढ़ें। हर रूल के साथ होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी गाइडेंस दी हुई है। जो केस वर्कर होते हैं ना, वो उस पॉलिसी गाइडेंस को सामने खोल के एप्लीकेशन को असेस करते हैं। अब उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने एक एक चीज़ पॉलिसी गाइडेंस की फॉलो कर ली तो फिर भी वीज़ा दे देंगे, वो फिर भी रिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन कम से कम कोर्ट के अंदर जाके आपका केस बड़ा आर्ग्यूबल बन जाता है, बिकॉज आपने एक एक चीज़ पॉलिसी गाइडेंस की फॉलो की है। तो आप कह सकते हैं मुड़ के किसी भी जज को कि जी जब जो चीज़ ये खुद लिख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर इन्होंने क्यों नहीं वीज़ा दिया। तो ये एक छोटी सी बात है, मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल टू यू। बट ऑफ कोर्स क्योंकि आपने इस तरह की बात की और मैंने बोला केस स्पेसिफिक, तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ईमेल की सूरत में आप प्लीज़ अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे भेज दें, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। मुझे बताया जाता है कि ऑलरेडी हमारा टाइम भी हो गया है। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैं माजरत करता हूं जिन लोगों की मैं कॉल्स नहीं ले सकता, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अपना टाइम निकाल के आप रेगुलरली एवरी वीक इस शो को देखते हैं, एंड वेरी काइंड ऑफ यू कि आप बड़े पॉजिटिव टाइप की ईमेलें देते हैं। एंड अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मुझसे रब्ता करना है, नाम एंड टेलीफोन नंबर ईमेल पे भेज दीजिए, एंड आई विल गेट बैक टू यू। हैव अ गुड वीकेंड एंड ड्राइव सेफली। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी वीनस टीवी पे। अल्लाह हाफिज़।